नवाज शरीफ के हाथ पांव बांधे बगैर जिस मर्जी पहलवान को आप अखाड़े में उतार लो। पूरी उम्मीद हूं कि अगली हुकूमत फिर हमारी है। चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये मीडिया सेल बना के टॉप ट्रेंड की जो ख्वाहिश थी उसको ऑक्सीजन दी। 1100 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भर्ती किए गए, 87 करोड़ रुपया खर्च हुआ गरीब आवाम का। लंदन में का प्लान नहीं है, लंदन का अग्रीमेंट था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चेयरमैन पीटीआई ने 24 अक्टूबर को अपनी बहन अलीमा खान साहबा को कहा कि जो कुछ आज हो रहा है वो लंदन में तय पाने वाले मुआहदे के ऐन मुताबिक है। क्या वाकई कोई लंदन में मुआहदा हुआ था? वैसे लंदन में प्लान तो बनते रहते हैं, 2014 में सबके सामने है, हमारी आंखों के सामने है। कोई लंदन प्लान था, फिर उस पर अमल दरामद हुआ और फिर पाकिस्तान में वो कोई 126 दिन पाकिस्तान यरगमाल रहा था। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का कानून तो उड़ा दिया, मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस के मुस्तरद कर दिए। अब वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब कहते हैं कि हम उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करेंगे। सोशल मीडिया पर मुखालिफिन को गालियाँ दी जाती रहीं, उसके लिए बाकायदा फंडिंग की गई, रियासत का पैसा इस्तेमाल किया गया। अब तो सच बोल रहे हैं वही लोग जो ये काम करते रहे या करवाते रहे। लेकिन अब क्या फ़ायदा? अब क्या होत जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत, क्योंकि माशरे में बदकलामी बदज़बानी बहुत फैल चुकी है। लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त आया, एतराफ़ तो हो रहे हैं। हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं साबिक रुकने कौमी असम्बली, साबिक चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए अमूर दाखिला जनाब अहमद हुसैन डिहड़ साहब। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप पीटीआई में थे, पीटीआई की हुकूमत में थे, फिर आप उन 20 लोगों में आपका नाम आया था जिनके बारे में चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि आपका सोशल बाइकाट हो जाएगा, लोग आपको शादियों पे नहीं बुलाएंगे। मैं सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ अलीमा खान साहिबा के हवाले से। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जुमे के दिन उन्होंने कहा कि जी 24 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई जो उनके भाई हैं, उन्होंने कहा था कि सब कुछ लंदन मुआहदे के मुताबिक हो रहा है, प्लान नहीं मुआहदा। कोई हुआ है मुआहदा ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको इस इशू का कोर इशू बताता हूँ। ये मुआहदे क्यों होते हैं? अच्छा। कभी आज का लंदन मुआहदा, कभी साहब का लंदन मुआहदा। ये लंदन मुआहदे पे इशारा नवाज शरीफ से मुआहदे का है, पहले इमरान खान से मुआहदा हुआ, पहले जरदारी से मुआहदा हुआ। ये मुआहदे क्यों होते हैं? ये मुआहदे होने की वजह यह है कि जितने भी सियासतदान आते हैं वो डिलीवर नहीं करते। जो लोग मुआहदा करते हैं वो ये चाहते हैं कि सियासतदान आके डिलीवर करें और इस मुल्क को तरक्की के राह पे ले जाएं। 2014 में जो धरना आया, हुकूमत तो डिलीवर कर रही थी, चल रही थी हुकूमत, बेहतरीन हुकूमत चल रही थी। अगर आप समझते हैं, उस धरने के बाद फिर फैजाबाद का घेराव किया गया, उस वक्त भी हुकूमत चल रही थी। मैं बात अब तब की नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि 2017 में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, सी पैक बन रहे थे, लोड शेडिंग ख़त्म हो गई, उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही थी। जी। लेकिन इसी दौरान एक सहीफा उतरा जिसका नाम था IK। ठीक है, वो सबकी नजरों को इतना भा गया। आपका लीडर जनाब जो हमारे लीडर से बेहतर है कि हमारी गलती नहीं, आपका लीडर, मैं तो बारह। अच्छा देखिए, हम उसे अर्तुगुल समझे, वो कुर्तुगुल निकला। हम मानते हैं इस बात को। ये अर्तुगुल यानी कुर्तुगुल क्या चीज? कुर्तुगुल वो था जो उसका अपोजिट था। अच्छा, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब ये नजर आए, इनकी बातें इतनी लच्छेदार थीं, इतनी जज्बाती थीं, इन्होंने कहा मैं दुनिया बदल के रख दूंगा, मैं यहाँ इनकलाब ले आऊंगा, इस्लाहात ले आऊंगा, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रक्चर चेंज, सब कुछ। इतनी खूबसूरत बातें, हर बंदा उनका यानी कि गर्विदा हो गया, क्योंकि इनमें प्रोपेगेंडे की सिफ्त तो एक आ रही है ना। तो उसके ऊपर जो लोग फैसला करते हैं उन्होंने भी कहा कि ये शायद इस मुल्क की तकदीर बदल दे। हमने भी जब लाहौर का जलसा देखा
तो हम समझे कि ये हमारी यहाँ ये अच्छा, लाहौर जलसे के बारे में आपने जिक्र कर दिया। लाहौर जलसे के बारे में कहा जाता है कि वो करवाया गया था और बाद में बंदे शामिल करवाए गए थे, ऐसे ही है। आप तो पहले, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, मैं आपकी बात को इसलिए सेकंड करता हूँ कि उस वक्त ये टांगा पार्टी थी। देखिए अब नून लीग तो वैसे एक पार्टी है ना, आज से नहीं, कब से पार्टी है। पीपल्स पार्टी के एमपीए थे जी, अगर मैं सही समझता हूँ। हाँ, मेरे बेटे ने मुझे कहा कि ये इतना बड़ा जलसा है और आप खड़े हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी में गिलानी साहब के साथ, जिन्होंने हार भी नहीं छोड़ा, जिन्होंने में सूबा भी नहीं बनाया हमारा, जिनके एक बच्चे ने एफिड्रीन का काम कर दिया, एक ने हज में लूट लिया, आप उनके साथ खड़े हैं। ये इमरान खान इतना ऑनेस्ट, इतना साफ सुथरा बंदा है, आप इधर क्यों नहीं जाते? तो मैं इंप्रेस हुआ कि वाकई ये एक नहीं, मेरा सवाल और है। मेरा, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी रगड़ गए उसमें। मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि जी वो पार्टी बनाई गई, लोगों को कहा गया, इसमें कोई शक नहीं है। आपको किसी ने कहा, आपको किसी ने कहा? मैं इंप्रेस हुआ उनकी तकरीर से। आपको किसी ने कहा? मुझे किसी ने नहीं कहा। तो फिर आप मुझे सेकंड कैसे कर रहे हैं? मैं इसलिए सेकंड कर रहा हूं कि मेरा तजर्बा बता रहा है। मैं हर 15 दिन बाद उन्हें मिलता था, पल्ले उनके कुछ नहीं था, जो कुछ मुझे समझा गया वो थे नहीं। मैं 4 साल पहले पीटीआई में शामिल हुआ, 3 साल, और मैं 3 साल दिन रात काम करता रहा। मैंने पूछा मैं शाहमूद ग्रुप में जाऊं या तरीन ग्रुप में, उन्होंने कहा तुम मेहनत करो। जब ऐन वक्त आया तो इन्होंने टिकट दे दिया बोसन को। किससे पूछा कि मैं इमरान खान से 3 साल पहले मैं शामिल हुआ। यानी खान साहब को इल्म था कि एक तरीन ग्रुप है और एक मखदूम शाह महमूद कुरैशी ग्रुप। जी, मैंने खुद कहा उन्हें कि मैं किस ग्रुप के साथ ठहरूं। उन्होंने कहा जी आप ठहरें, आप मेहनत करें, मैं डायरेक्ट आपको इंटरव्यू लेके टिकट दूंगा। अच्छा। जब इलेक्शन आया इन्होंने बोसन, उन्होंने एक्सक्यूज मी, उन्होंने अपनी पार्टी के अंदर 2 ग्रुप्स होने को तस्लीम किया। मैं आपको सच बताऊंगा, अंदर बाहर, और ये नहीं कहा कि मैं ये ग्रुप खत्म करवाऊंगा, ग्रुप बंदी। उसके ऊपर उन्होंने कहा आप दोनों को छोड़ो, आप मेहनत करो और बाद में मैं तुम्हें मेरिट पे टिकट दूंगा इंटरव्यू देके। जब टाइम आया, क्यों बने हुए थे पार्टी के अंदर? सर ये आपस में ऊपर की लड़ाई होती है। मसलन ये है कि जो शाह महमूद साहब थे ना, उनकी एक नेचर है कि वो अपने साथ किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है ना, वो बर्दाश्त नहीं करते। तरीन साहब जो है उनकी नेचर ऐसी है कि वो एक के साथ 10 भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं सकते, उनका नेचर नहीं है। जब इलेक्शन का वक्त आया तो इन्होंने टिकट अनाउंस कर दिया बोसन का। मैंने जाके धरना दे दिया। मैंने 8 दिन धरना दिया, 3000 बंदा ले गया, 30 बसें भर के ले गया, और मजबूरन मुझे टिकट दी। उन्होंने धरने के आगे धरना, जब मीडिया ने कहा कि धरने वालों के आगे धरना, तो ये मजबूर हो गए मुझे टिकट, और आपने सीट मुझे मीडिया ने टिकट दिलवाई, आपने सीट निकाली भी, अल्लाह की मेहरबानी। नहीं, लेकिन मैं जो बात आपसे जानना चाह रहा हूँ, यानी खान साहब चस्के लेते थे कि मेरे लोग बटे हुए हैं, वो ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, वो ग्रुप्स चलते सर इसी तरह तो पार्टी चलाते थे, उनको आपस में लड़ा के अपने काम निकलवाते थे। मसलन क्या काम निकलवाते थे? मसलन उसको भी तेज कर दिया, उसको भी तेज कर दिया, उनको टास्क दे दिया और उस टास्क से काम निकलवाने। लेकिन वो कितने दिन, उन्होंने तो उल्टा इनको यूज किया। मैं आपको वो तब के इंटरव्यू दिखा सकता हूं जब मैंने मीडिया पे कहा कि खान साहब आपके साथ बैठने वाले आपसे मुखलिस नहीं है, और ये करप्शन की साउथ पंजाब में इन्होंने इंतहा की हुई है। मेरे इंटरव्यूज हैं ये। जी याद है, जिसके ऊपर मुझे शो कॉज नोटिस मिला। अब अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि उस लंदन मुआहदे का ये हिस्सा है कि जनाब चेयरमैन पीटीआई जेल के अंदर रहें और इलेक्शन के बाद तक अंदर रहें। ये वाकई दुरुस्त है? आपको क्या नजर आता है? सर अगर ये मुआहदा है तो मैं इस मुआहदे को वेलकम करता हूँ। अगर ये अंदर रहेंगे मुल्क की इकॉनमी तरक्की करेगी, अगर ये अंदर रहेंगे लोगों की ज़बानें बंद रहेंगी, अगर ये अंदर रहेंगे लोग इज्जत करना सीख जाएंगे, अगर ये अंदर रहेंगे लोग फौज की इज्जत करना सीख जाएंगे। इनका बाहर निकालना पाकिस्तान की बर्बादी है। नहीं, यानी जेल के अंदर रहना किसी कानून के कायदे के तहत होता है, वैसे तो नहीं होता। अगर आप मुखालिफ हो गए तो आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मुल्क का कानून है, मुल्क का कानून आइन है, आइन आज़ादियों की जमानत देता है। जो कोर कमांडर हाउस पे हमले करवाए, जो फौज पे हमले करवाए, जो आपके GHQ पे हमले करवाए, क्या उसको हक है बाहर रहने का? मेरी बात सुने, फिर बीजेपी को बुला लेना। इनको अगर आप रिलीफ देते हैं तो बीजेपी को भी रिलीफ दें, दोनों का एजेंडा तो सेम है। तो एक और मुल्क है, सर एजेंडा सेम है ना, एजेंडा सेम है ना, उनको बुला के उनको यहाँ लड़ा दें।
बात यह है जब दोनों का एजेंडा ही एक है, आप बीजेपी का भी वही एजेंडा है। 3 साल में जब आप साथ थे, 3.5 साल में, उस वक्त आपको नहीं लगा कि ये बीजेपी का एजेंडा है? पहले साल के बाद ही मैंने इतराज किया करप्शन पे, मैंने इतराज किया कि आपके साथ जो दो दोस्त बैठे हैं आपके दुश्मन है, आपके साथ नहीं है। मुझे शो कॉज दिया गया, मेरे खिलाफ 12 पीटीआई के एमपीए से मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई 2020 में। बट आप साथ थे ना, मैं एहतजाज कर रहा था कि ये बीजेपी, तो मैं आवाज उठा रहा था। अगर मैंने आवाज नहीं उठाई, मैं उनका मुजरिम, आपने छोड़ा तो सर नहीं छोड़ा नहीं फिर। मैं देखें, मैं 2-3 साल तो मैं लड़ता रहा। हर तकरीर में मैंने कहा कि खान साहब आप असेंबली में मुखालफों के पीछे पड़ गए, आप लोगों को डिलीवर करें। मेरी हर स्पीच में ये बात है। फिर मैं जब जाके वहां मिल लेता था, बेनजीर के बेटे को जब मिलता था तो इनके मिनिस्टर कहते हैं तुम हाथ क्यों मिलाते हो उसे? मैंने कहा शहीद बेनजीर भुट्टो मेरे दिल में बहुत कदर है, मैं उसके बेटे को जरूर मिलूंगा। उन्होंने कहा जी फिर तुम्हें कोई वजारत नहीं मिलती। मैंने कहा तुम ना देना। जब चले मैं ब्रेक लेता हूं, आपने बात की जेल के हवाले से। नादरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अदालती फैसला आया हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकते सिविलियन के। मैं चूँकि ये सलामती के बारे में बात कर रहे हैं और दाखिला के चेयरमैन भी रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के, मैं ये मामलात इनके सामने रखूँगा। ब्रेक के बाद स्टे विद। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं जनाब अहमद हुसैन डीहड़ साहब, साबिक रुकन कौमी असम्बली, पीटीआई के टिकट पे जीते थे, फिर दाखिला अमूर की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे। आप कह रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को छोड़ना बेहतर है कि बीजेपी को इधर बुला लें, यानी आप इतना सख्त मौक़िफ़ दे रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो रहे थे मिलिट्री एक्ट 1952 के अंडर, फिर उसकी 2D1 और 2D2 क्लॉजेज उड़ाई गई, उसी की 49 क्लास 5 सुप्रीम कोर्ट ने आइन के ख़िलाफ़ करार दे दी। तो सिविलियन का ट्रायल तो मिलिट्री कोर्ट में हो नहीं सकता। ये पाकिस्तान की आला तरीन अदालत फ़ैसला दे रही है, आपकी ख्वाहिशात और हैं। 1967 से लेके आज तक, ठीक है, इस इशू पे अदालतों के आगे कई दफ़ा केसेस आए और उसमें 2015 में 5 जजों ने इसको वैलिडेट किया, 5 जजों की अक्सरियत से 1917 में। फिर 1915 में, उससे पहले 11 जजों ने इस चीज़ को वैलिडेट किया कि जब कौमी सलामती का मसला हो, जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला हो, जब हमले हो रहे हों को इसके ऊपर, आपकी आर्मी के ऊपर, तो उसमें कोर्ट स्ट्राइक कर सकती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इसको वैलिडेट किया है। ये यहाँ का भी मसला नहीं है। मुल्क तकरीबन ज़्यादातर जो बड़े ममालिक हैं उनके भी ये मिलिट्री लॉज जो हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मिलिट्री के ऊपर कोई हमला करेगा, उनके तनसीबात पे हमला करेगा। ये सारे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए, आज तक ये सारे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने हुए, फिर भी 5 जजेस पे मुश्तमिल 4 पे 5 ने फैसला दिया ना। इस दफा 4 थे। एक जज साहब ने एक नुक्ते पे अपना इजाफी फैसला देना है, लेकिन बाकी तो 5 जजेस का बेंच था। और उस बेंच ने, अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे। सियासी फैसला है, किसी पार्टी के मफाद में फैसला किया गया है। मैं इस फैसले को कंडेम करता हूँ। ये फैसला मुल्क के वकार के खिलाफ है, सिक्योरिटी के खिलाफ है। ये फैसला बीजेपी को तो सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान की फौज को सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं इसको ओपनली कहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार है किसी कानून का रिव्यू करें। उन्होंने अगर 1952 का एक्ट बना, 1967 में अयूब खान ने ये वाली प्रोविज़न डाली और उसके बाद आज तक चलता रहा। मसलन एतजाज़ एहसन साहब वज़ीर दाखिला भी रहे, उस वक्त भी नहीं निकाला गया। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब जनाब गवर्नर भी रहे, वो भी मुशीरे कानून रहे, नहीं निकाला गया। अब आके ये कानून निकाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट। मैं आइन की बात कर रहा हूँ, आपने आइन की बात की ना। आई एम अ लॉयर, ठीक है, आई एम टॉकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, मेरा जवाब ये है, जो आर्टिकल 8 है वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स सबको दिए जाएं। ठीक है, ये जो ड्रामा किया गया है, ये जो हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश की गई है, ये जो जेल में बैठे हुओं को खुश करने के लिए इस मुल्क के साथ धोखा किया गया है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि इस मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही है। इसका सहारा लिया गया आर्टिकल 8 का। अब आर्टिकल 8 के नीचे आर्टिकल
सब आर्टिकल 3 भी है, उसमें ये लिखा हुआ है कि मिलिट्री लॉज के ऊपर ये चीज प्रिवेल नहीं होगी, उसमें लिखा हुआ है। और उसी को पहले 11 जजेस के 11-6 के साथ पहले उसी का फैसला आ चुका है। जब 11 जजेस का आ रहा हो तो 4 या 5 जजेस का फैसला उसके ऊपर सुपीरियर नहीं हो सकता। फिर बाद में 5 जजेस का फैसला भी आया। अब जबकि वज़ीर आज़म साहब ने, निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने ये कह दिया कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील लेके जा रहे हैं, तो उसमें आपका ख्याल है कि ये रिपील हो सकती है? जज, पहली बात ये गैर कानूनी फैसला हुआ है, गलत फैसला हुआ है। ये फैसला कोर्ट ऑफ लॉ में गलत है। देखें, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के पूरी जिम्मेदारी से गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? इसलिए कि आर्टिकल, ये आइन से मुतसादिम है ये फैसला। 8 आर्टिकल का सब आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि सेक्शन 2D क्लॉज 1, मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2D क्लॉज 2, मिलिट्री एक्ट 1952 के सेक्शन 49 क्लॉज 5 ये आइन से मुतसादिम है। आप फरमा रहे हैं कि ये फैसला आइन से मुतसादिम है। मेरी बात सुने, ये सारे मुतल्लिक हैं फंडामेंटल राइट्स के, जी, और सिविल सुप्रीमेसी के। बट सेक्शन आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 ये कहता है कि दिस इज टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, कि जब फौज का मामला आएगा, जब मुल्क की सिक्योरिटी का मामला आएगा, तो उस वक्त ना फंडामेंटल राइट्स आएंगे, ना सिविल सुप्रीमेसी आएगा। वो राइट है कोर्ट का कि कोर्ट, देखें आज तक जितने कोर्ट्स ने ट्रायल किए हैं, जिन लोगों को हजारों को सजाएं दी हैं उन्होंने, फिर उनसे माफी मांगे, फिर पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनसे माफी मांगे, उनको नुकसान पूरा करे। नहीं, रिट्रोस्पेक्टिव तो ये इफेक्ट नहीं होता। आप तो लॉयर हैं, खुद भी आपको कोई वैल्यूज भी है ना। एक चीज को आप गलत डिक्लेयर कर रहे हैं और 11 जजेस के फैसले आज तक जुल्फकार अली भुट्टो को गलत फांसी दी, अदालती कत्ल हुआ, किसी ने माफी मांगी? ये सर उससे बड़ा जालिम फैसला किसी ने जो ये आया है उससे। अच्छा, इसकी अपील हो रही है, उसमें ये जजेस तो अल्लाह की मेहरबानी से नहीं होंगे, दूसरे जजेस बैठेंगे। मैं आज आपको प्रेडिक्शन करता हूं, इसको टर्न डाउन कर दिया जाएगा, क्योंकि यानी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल बहाल हो जाएगा। सर, इन्हीं जजेस ने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि कुछ जिन लोगों ने डिफॉल्ट किया था पार्टी से, कुछ को डिस्क्वालीफाई कर दिया नेशनल असेंबली में, और प्रोविंशियल असेंबली में उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। यही जजेस थे, इन्होंने ही फैसला किया था। यानी कि एक 15 दिन के फासले पे 2 फैसले कर दिए, तो सारा मुल्क रो रहा था। तो ये जो 1967 से लेके आज तक जितने फैसले हुए हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, जो जस्टिस हमीदुर रहमान है, कितने काबिल जज थे, उनका फैसला था। उन्होंने अपना 5 जजेस 11 जजेस के साथ उनका फैसला था, उन्होंने भी ये किया कि वैलिडेट है और ये जो कोर्ट जो है ये सुन सकता है, मिलिट्री कोर्ट सिविलियन को ट्राई कर सकते हैं। अब देखें ना, ये सारी बातें उस वक्त अटॉर्नी जनरल भी सामने होंगे, दूसरे लॉयर भी होंगे, ये सारी चीज़ें अदालत के मुअद्दिद अदालत के सामने आई होंगी, उसके बावजूद ये फैसला आया। अब तो यानी एक जो लीगल रास्ता है, जो आईनी रास्ता है, वो यही है कि पिटीशन दी जाए, अपील दी जाए। में इंशाल्लाह ये टर्न डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में है। हाँ। और टर्न डाउन हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि फिर ऐसे है कि हम अपने मुल्क के खुद दुश्मन हैं। नहीं, देखें ना, कानून में, आइन में फंडामेंटल राइट्स का भी एहतराम है। मसलन आपने आर्टिकल 3 की बात की, जिस दिन साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने वो तहरीक अदम एतमाद ऐसे ही फेंक दी थी कि ये आर्टिकल 5 की बात करके कि सिक्योरिटी का मसला है, तो सिक्योरिटी का मसला तो उस वक्त भी फिर हुआ था। पार्लिमान ने इसको मंजूर किया है, इसको ना मंजूर करना, इस तरह का फैसला देना पार्लिमान की तौहीन है, इस मुल्क के साथ खिलवाड़ है, दहशत गर्दी को फिजा देना है, को हवा देना है, फसादात को हवा देना है। और फिर रूटीन बन जाएगी कि जिसकी भी हुकूमत नहीं बनेगी वो कोर कमांडर हाउस पे हमला कर देगा, वो GHQ पे हमला कर देगा। अदालत ने ये नहीं कहा कि इनको छोड़ दें, उन्होंने नॉर्मल अदालतों में भी, मतलब 87 में 87 जिस तरह नॉर्मल अदालतों में दहशतगर्द छूटते हैं, मैं और आप जानते हैं नॉर्मल अदालतों में किस तरह रेट्स लगते हैं और किस तरह छूटते हैं, ये सारी दुनिया जानती है। मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान का निज़ाम अदल इतना
क्रिस्टल क्लियर होता, कोई एतराज ना करता। अच्छा, लेकिन जो मामलात उनके हैं सर, उनके ऊपर जो हमला करेगा, दे हैव द राइट टू ट्राई देम, इट इज देयर बेसिक राइट। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज। चले, अच्छी बात है वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम अपील में जाएंगे। नादरीन, मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडे के हवाले से एक तो अब इंकशाफात हो रहे हैं, जब पार्टियां भी लोगों ने बदल ली और सब कुछ बह चुका है। सेकेंडली, एक और भी डेवलपमेंट हुई है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब से पीटीआई के साबिक स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब और अली मोहम्मद ख़ान साहब जो वज़ीर ममलिकत थे, मिले हैं। कभी तो जलसों में मौलाना साहब के बारे में क्या क्या कहा जाता था, मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाह रहा। मैं मलिक अहमद हुसैन डीहर साहब के सामने ये मामलात रखूँगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं जनाब मलिक अहमद हुसैन डीहर साहब, साबिक रुकने कौमी असम्बली, पीटीआई से इलेक्शन लड़ा था, जीता था, फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ हो गए और बातें आपने पहले भी सुनी इनकी। पहले तो मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ, प्रोपोगंडे से हट के जो मेरे पास सवाल है कि एक बड़ा इनकलाब आया है, एक बड़ा मिरेकल हुआ है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पीटीआई के दो बड़े रहनुमा जनाब असद कैसर साहब और जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब मौलाना फजलुर रहमान के सामने जाकर बैठे। उनकी इमामत दोबारा कहिएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। उनकी इमामत, प्लीज दोबारा कहिएगा, मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी। अब जब भी पीटीआई का जलसा होता था, मेरा और सवाल नहीं है कि मफामत हो रही है नहीं हो रही, मेरा सवाल ये है, चूँकि आप उस पार्टी में रहे, आप उस पार्टी के जलसों में भी जाते रहे, जब भी जलसा होता था, जिनको तैयार किया हुआ था नीचे से वो भी एक ख़ास आवाज़ लगाते थे और ऊपर से भी आवाज़ आती थी। जब ये दोनों हजरात बैठे होंगे सामने, जो मैं सोच रहा था, आप क्या सोचते हैं? सर मुझे यकीन नहीं आ रहा आपकी बात पे, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। उनके पास जाना ऐसे है इनका कि मैं समझता हूँ कि ये समझ लें वो नहीं गए, इमरान खान साहब गए हैं, असद कैसर साहब नहीं गए, ये समझ चेयरमैन पीटीआई, इमरान खान साहब चेयरमैन पीटीआई गए हैं, ये चेयरमैन पीटीआई गए हैं। और चेयरमैन पीटीआई का वहाँ जाना, मुझे हैरानी ये हो रही है कि इस मुल्क में जो वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे, जिसके नतीजे में हम इतने नीचे चले गए थे, अब वो अपनी रिलीफ के लिए वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। नहीं, ये तो खैर आपकी प्रजम्पशन है या मेरी हो सकती है कि अपनी रिलीफ लेने गए हैं। वो बज़ाहिर तो एक जो रवायात हैं हमारे पाकिस्तान में, पख्तूनों की रवायात हैं, उसके तहत गए, फातिहा खानी के लिए गए। रवायात में तो वो तो जनाजों पे भी नहीं जाते थे, जनाजे पढ़े रह जाते थे। ये और पख्तूनों की रिवायात, इनके जनाजे पड़े रह जाते थे, ये जनाजे पे नहीं जाते थे। किन की बात कर रहे हैं? ये जो गए हैं सर, असद कैसर साहब मींस के दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चेयरमैन पीटीआई। तो वो तो जनाजों पे नहीं जाते थे, उनके साथ जो वो रहे। एक मिनट देखें, बात सुने। अभी ना वो मेरे सामने बैठे और मुझे नहीं पता वो मेरा शो भी देख रहे हैं या नहीं। असद कैसर साहब एक अच्छे सेंसिबल मैच्योर आदमी हैं। अली मोहम्मद खान साहब एक बहुत ही नफीस आदमी, मेरे भाई हैं, मेरे काबिल इज्जत है, मैं उनकी बात न कर रहे। दे आर द फेस ऑफ चेयरमैन। ओके, आई एम टॉकिंग फॉर द चेयरमैन, नॉट देयर पर्सनल कैपेसिटी। अगर चेयरमैन ने भी भेजा है, पहले तो हमें पता नहीं चेयरमैन की परमिशन से गए या नहीं, अगर उन्होंने भेजा है, आपकी बात सर अगर कोई और चला जाता ना, मैं कहता वो अपनी मर्जी से गया है। अच्छा। ये उनकी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। अच्छा, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। कैसे कह रहे हैं आप? सर देखें, इस वक्त वो देखें, जो उनका एक फार्मूला एक था, कॉन्स्पिरेसी थी कि यहूदी एजेंडे पे और इंडियन एजेंडे पे काम करना, इस मुल्क को डिफॉल्ट पे ले जाना, एटम बम को रोल बैक करवाना। उसमें वो फेल हो गए। हमारी फौज जिसने 1971 के बाद 1 इंच भी अपना ज़ाया नहीं किया ज़मीन का, वो अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि इन चीज़ों को भांप के उसने इस मुल्क के लिए एक ऐसा काम किया कि हम उस मुआशी बदहाली से भी निकल रहे हैं, हम तरक्की पे भी जा रहे हैं, अब डॉलर्स भी ऊपर आ रहे हैं, अब महंगाई भी कम होती जा रही है। लेकिन ये इस मुल्क को वहाँ लेके जा रहे थे जहाँ हमें मजबूरन, हम इतने भूखे, इतने नंगे हो जाते, हम कहते हमसे एटॉमिक ले लें। अच्छा, ये फरमाइए। अब ये तो खैर बातें अब ये उसको रिवाइव करने के लिए वहाँ गए हैं कि उनको कह रहे हैं कि आप हमारी कोई मुकमुका कराएं।
कोई सेटलमेंट कराएं, सिर्फ हमें बाहर निकालें। यानी जिसको उर्फ़ आम हमारी सियासी टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है, आप कह रहे हैं जनाब असद कैसर साहब, जनाब अली मोहम्मद खान साहब मौलाना फजल रहमान से NRO लेने गए हैं। जी, आप याद करें कि जिस दिन असम्बली को रात को तोड़ा गया, असद कैसर साहब ने वो किया जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा। उन्होंने ये नहीं देखा, वो तो रिजाइन करके चले गए। सर जी यही है ना कि वो रिजाइन करके चले गए, लेकिन उन्होंने हुकूमतूली नहीं की, लेकिन असेंबली भी नहीं तोड़ी सर। उन्होंने। देखें, ये रिजाइन करके चले जाने का यही मतलब है ना सर, कि उन्होंने हुकूमतूली नहीं की, और उनका जाना ऐसे है जैसे चेयरमैन साहब का जाना खुद है। अब वो उधर से रिलीफ अगर मांग रहे हैं तो इसका मतलब आपको ये है, कैसे यकीन है कि वो रिलीफ मांगने गए हैं? मेरा तो ये सवाल सर चावल खाने गए हैं। अच्छा, वहाँ चावल खाने गए हैं। मुझे बताए, आज तक वो कभी उनकी तरफ हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं तो कह रहा हूँ। तो वही तो मैं कह रहे हैं, कोई या तो मीठे चावल खाने गए तो या रिलीफ मांगने गए हैं। अब इसका फैसला आप कर लें। नहीं, मैंने क्या फैसला करना है वो खुद ही बताएंगे, बता भी रहे हैं वो। तो ये कोई वैसे कोई मफामत का रास्ता निकल सकता है सर इनके जाने से। एक सूरत में निकल सकता है मफामत का रास्ता। पाकिस्तान की फौज को मुल्क से बाहर भेज दें, इनके हवाले मुल्क कर दें और इंडिया को यहाँ एंटर कर दें। ये जो है ना, इसका हल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने यहूदी लॉबी और इंडियन लॉबी से मिलके इस मुल्क को तबाह करने का। सर मैं उनके साथ रहा, मैं हर 15 दिन बाद मिलता था, मैं उन्हें गरीबों के मसले बताता था। एक मिनट, तो मैं इसलिए दावा कर रहा हूँ, मैंने इन्होंने आपके सामने ऐसी क्या बात? अगर किसी के अंदर दर्द दिल हो ना सर, बर्न सेंटर के 70 बच्चे इन्होंने मार दिए, इन्होंने उनको नहीं बचाया। गरीब आदमी की 1 कनाल जमीन उतर जाती थी, वो हार्ट अटैक से कई मर गए, इन्होंने उनको नहीं बचाया। सर जिसके अंदर दर्द दिल हो ना, वो गरीब का जब आपके नोटिस में नहीं आएगा ना, आप नहीं करेंगे, जब आपके नोटिस में आएगा आप उसका हल करेंगे। इन्होंने नहीं किया। सुने फिर भी अगर उन्होंने आवाम के काम नहीं किए, लेकिन ये कहना कि जी वो इंडियन एजेंडे पे काम कर रहे थे, वो इजरायली एजेंडे पे काम कर रहे थे, आपके पास तो कोई एविडेंस? मेरे पास एविडेंस है। क्या? उन्होंने कहा कि ये मीर सादिक और मीर जाफिर हैं। क्या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मीर सादिक और मीर जाफिर हैं? उन्होंने कहा कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान से बेहतर है। एक वहाँ पे इलेक्शन हुआ मेयर का लंदन में, उन्होंने यहूदी की सपोर्ट की, सादिक खान पाकिस्तानी की सपोर्ट नहीं की। सर हज़ारों मिसालें हैं। अच्छा, अभी जो इन्होंने एक कोर्ट में ये करने लगे थे, लॉ इंटरनेशनल लॉ जस्टिस लॉ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, अभी जो इन्होंने वकील किया था, वो शातिम रसूल जो वो हजूर के ख़िलाफ़ जिसने किताब लिखी थी, वो जॉर्ज, उसी के वकील को रखा इन्होंने, और यहाँ पे शोर मचा तो उन्होंने वापस किया। सर इनके तो सारे इक़दामात ही वही हैं। जो ये बताएं कि इसने इसराइल ने इनके हक़ में आवाज़ नहीं उठाई, आज तक किसी हुक्मरान के हक में इसराइल ने आवाज उठाई है? और क्या सबूत आप लेना चाहते हैं? इनके दौर में आने के बाद पाकिस्तान में IMF से 76% कर्जा 4 साल में लिया गया। अच्छा, ये फिर उनके साथ शरायत को तोड़ा गया। अच्छा, जिसकी वजह से हम इस जगह पे पहुंचे। ये बताएं, ये जो 870 मिलियन रुपए प्रोपोगंडे पे खर्च करने की बात हो रही है, कभी आपके नोटिस में आई थी जब आप इस पार्टी की मीटिंग में बैठते थे? क्या इंस्ट्रक्शन देते थे चेयरमैन साहब? 870 मिलियन तो नजर आ रहा था, जो नजर नहीं आ रहा था वो उसका क्या करेंगे? वो क्या मतलब नजर नहीं आ रहा था? उनका था प्रोपोगंडा ही सब कुछ था। देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। वो थे, उन्होंने बनाया शौकत खानम। अब शौकत खानम की इंतज़ामिया ने कहा कि आप इंतज़ामी तौर पे हैं फेल, इंतज़ामिया में आप दखल न दें, आप सिर्फ फंड इकट्ठा करें और प्रोपोगंडा करें। प्रोपोगंडा ये अच्छा करते हैं, इंतज़ामिया में अगर ये शौकत खानम के आते तो उसको भी बिठा देते, जैसे इन्होंने पाकिस्तान को बिठा दिया। मेरा देखें ना, फिर आप इधर उधर ले जाते हैं चीज़ों को। यानी आपने मीटिंग्स अटेंड की, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो या पार्टी मीटिंग्स हो, क्या ये जो आप कह रहे हैं कि वो प्रोपेगेंडा करवाते हैं, कभी उन्होंने कहा आपके सामने कि फलां पे चढ़ाई करो, फलां पे किरदार कुशी करो? मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, TTP के जो बंदे छुड़वाए गए थे वो क्यों छुड़वाए गए थे? क्यों सर, क्यों छुड़वाए गए? आप बताएं ना। कि इस बुरे वक्त में काम आए। आप कहां जाना चाहते हैं सर? इस मुल्क की बका को ख़त्म करना चाहते हैं? मैं इसी बात पे तो रो रहा हूं कि ये जो आप मिलिट्री कोर्ट से उन्हें किन के खिलाफ, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट ने किन के खिलाफ कार्रवाई करनी है कि जो पाकिस्तानी बन के पाकिस्तान में घूम रहे हैं?
और उन्हीं के ऊपर मिलिट्री कोर्ट्स ने कार्रवाई करनी है और हमारे जजेस साहबान जो है वो करने तो नहीं दे रहे। ये मुल्क के खिलाफ नहीं है। मियां महमूद रशीद, चौधरी एजाज, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, सनम जावेद, खदीजा शाह साहिबा, इनको पाकिस्तानी नहीं मानते, ये तो ना करें ना। फिर मेरी बात सुने, इनके तो फेस हैं, अंदर से कुछ और है। इनके तो फेस हैं, इनके फेस यूज किए इन्हीं के ट्रायल होने थे सर। देखिए इनके फेस हैं, इनको तो यूज किया गया है। उनके साथ कौन थे, कौन, वीडियो देख लें आपको पता चल जाएगा। ये वो चीजें हैं जो वो जानते हैं, हम नहीं बोल सकते। वो मैं चेयरमैन इंटीरियर हूं, मुझे मना है ये बातें करना, लेकिन मैं आपको एक बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो ये फैसला किया गया है ये तारीख में लिखा जाएगा। जिन जजेस ने ये फैसला किया है उनका नाम स्याह बाब लिखा जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान से दुश्मनी की, पाकिस्तान की सर्वाइवल। सर छोड़ दें, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ फैसला करेगा मुझे फांसी लगा दें। मैं कहूंगा जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के खिलाफ फैसला करेगा। मैं देखें यहां पाकिस्तानी ज्यादा नहीं, यहां पे अक्सर लोग पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानियों की शक्लें बनाई हुई हैं। अगर उनको भी आप मिलिट्री कोर्ट्स में चैलेंज, अच्छा उनके देखिए मिलिट्री कोर्ट का अगर कितने लोग होते हैं जो मिलिट्री के अंदर सिविलियन जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, क्या ये उनको भी ट्राई नहीं कर सकते? अगर कोई वो ब्लंडर कर दे वहां तो मिलिट्री कोर्ट उनको भी ट्राई नहीं कर सकते। अगर आप मिलिट्री के हाथ बांध रहे हैं, यही कुछ किया था ना सर वहां ईरान इराक, और उन्होंने जब मिलिट्री को दीवार से लगा दिया गया तो उसके बाद उन पे सैंक्शंस लग गए। चले यही कुछ हमारे साथ होने। बड़ी मेहरबानी जनाब। मलिक अहमद हुसैन डीआर साहब आप तशरीफ ले आए। नाजरीन हमारी तरफ से इतना कुछ, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।